क्या आपको कभी ऐसा लगा कि ज़्यादा मेल डोमिनेटिंग है इंडियन एयरफोर्स या इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया था आप लोगों को? ऑफ कोर्स नंबर्स इज द ओनली प्लेस जो मैं बोलूँगी यस। मशीन को नहीं पता है कि आपका जेंडर क्या है। वहाँ जब एक इंस्ट्रक्टर आपसे बात करता है, उनके दिमाग में भी नहीं ये चल रहा है कि मैं ये एक महिला से बात कर रहा हूँ या मैं एक मेल कैडेट से बात कर रहा हूँ। इट इज़ एब्सोल्युटली इक्वल। फाइटर्स में भी आ गई हैं, अब आपके आर्मी में भी दे आर फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स, अब नेवी में भी फ्लाई कर रही हैं, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ अदर सिक्योरिटी फोर्सेज ऑल्सो। अभी हाल के दिनों में देखने को मिला है कि जितने भी कंट्रीज के बीच में वॉर शुरू हुआ है, ड्रोन अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मिसाइल यहीं से दाग दे रहे हैं, तो फिर एयरफोर्स का रोल कितना रह जाता है? वो आपके फोर्सेस को रीएनफोर्स कर रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। लेटेस्ट मॉडर्न वेपन्स, चाहे आप जहाज ला रहे हैं, ड्रोन्स ला रहे हैं, एडीए इक्विपमेंट्स लेके आ रहे हैं, एक जो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है वो हमेशा एक ह्यूमन फैक्टर रहता है, एंड इट इज़ दैट ह्यूमन माइंड, दैट पर्सन इन यूनिफॉर्म हु इज डिसाइडिंग व्हेन, वेयर, व्हाट टारगेट, दैट बटन हैज टू बी प्रेस्ड। अच्छा, आज की जनरेशन की जो गर्ल्स आपकी तरह विंग कमांडर बनना चाहती हैं, देश की सेवा करना चाहती हैं, उनको क्या रोड मैप देना चाहेंगे? क्या ग्रेजुएशन के बाद इसकी जर्नी शुरू होती है, कैसे होती है, थोड़ा सा आइडिया दीजिए। बिकॉज ये जर्नी डिफिकल्ट है, बिकॉज ये प्रोफेशन ऐसा है कि यहाँ पे आपको डिलीवर करने के लिए ये डिफिकल्ट जर्नी लेनी ही पड़ेगी। तरीके आपके पास, आई थिंक मोड्स बहुत सारे हैं जाने के, बट आपका एक वो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द राहुल रंजन शो में। हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी अब तक की पूरी जर्नी साहस, अनुशासन, सेवा और समर्पण की मिसाल है। एक प्राउड डिफेंस फैमिली से आने वाली और इंडियन एयरफोर्स में 14 ईयर्स तक शानदार सेवाएं देने वाली, हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में चैलेंजिंग टेरेन्स में रेस्क्यू मिशंस, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस एंड क्रिटिकल फ्लाइट्स को सक्सेसफुली लीड करने वाली हमारे साथ हैं विंग कमांडर अंजलि राठी जी, रिटायर्ड। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट थैंक यू सो मच द राहुल रंजन शो में। थैंक यू सो मच राहुल, इट्स सच अ प्लेजर बीइंग हियर। थैंक यू। मैं आपकी जर्नी जो देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। जैसे कि आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन के साथ रिटायरमेंट लिया एयरफोर्स से, और एयरफोर्स अपने में ही एक बहुत ही रोमांचक जर्नी होती है। एयरफोर्स में होना, देश के लिए सेवा देना। उसके बाद आपने अपने आप को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया। मैंने सुना आपने एफएमएस दिल्ली से आपने एमबीए किया है। यस, दैट्स राइट। वो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें क्वालिफाई करना। तो आप प्रूव कर रही हैं कि अगर एक इंसान में एक्सीलेंस करने की भावना हो तो वो एक जगह एक फील्ड में नहीं, वो हर फील्ड में करेगा। और एयरफोर्स में जब आपने विंग कमांडर के रूप में सर्विस दी तो आप सिर्फ यूथ को नहीं, स्पेशली देश की बेटियों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने देश की बेटियों को इंस्पायर किया। थैंक यू सो मच। तो अभी हम बात शुरू करते हैं। आपने मेंशन किया अपने प्रोफाइल में कि आप एथलीट रही हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। तो ये इसकी पीछे की जर्नी बताएं, कैसा रहा है? सो राहुल, एथलेटिक्स हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। मतलब मुझे, जैसे बोलते हैं ना, स्पोर्ट्स का एक जो इंक्लिनेशन, इंटरेस्ट होता है, या जो एक फिजिकल आप फिटनेस की बात करते हैं, या एक जनरल डिसिप्लिन अबाउट स्टेइंग फिट एंड भागना, दौड़ना, एक्सरसाइजिंग, वो अ लॉट ऑफ टाइम्स यूल सी, आप जब प्रिपेयर होते हैं डिफेंस में जाने के लिए, उस टाइम पे बच्चे शुरू करते हैं जी। बट समहाउ मेरे लिए, आई वुड से, वो एक एडवांटेज या जो भी बोले कि मेरा नेचुरली बचपन से बहुत इंक्लिनेशन था। तब मैं फिटनेस सोच के नहीं, तब मैं एंजॉय करती थी हर स्पोर्ट्स में। मतलब स्कूल में बास्केटबॉल, एथलेटिक्स में, भागने दौड़ने में, शुरू से इवन इन कॉलेज बास्केटबॉल टीम। एंड आई थिंक वो जब मैं एकेडमी में गई तो मेरे लिए इट वाज जस्ट वेरी, आई वुड से, अ गुड अपॉर्चुनिटी कि वहाँ पे भी, मतलब बिकॉज इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है फिजिकल फिटनेस को। क्या बात तो है। जब ये वाली एक्टिविटीज़ होती थी, चाहे वो क्रॉस कंट्री रन्स हो या एथलेटिक्स में भागना, 100, 400 आपके रेसेस होते हैं, तो मैं वो बहुत इन्जॉय करती थी, रादर देन टेकिंग इट एज अ कि लोग थकते हैं उसमें। मुझे बहुत मज़े आते थे। मेरे लिए वो इनफैक्ट एक बहुत लिबरेटिंग टाइम होता था जब मैं थोड़ा री एनर्जाइज और रिफ्रेश होती थी। दिन भर की ट्रेनिंग होती है,
बट जो ये सुबह का एक ये एथलेटिक्स वाला टाइम होता था, पीटी परेड या भागना, वो आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया एकेडमी में। तो ये जो क्रॉस कंट्री रन होता है वो मतलब क्या 2 देशों के बीच में रनिंग करते हैं या क्या होता है ये? आई नो साउंड तो ऐसा ही करता है क्योंकि जैसे बोलते हैं ना ट्रेनीज की लाइफ इतनी डिफिकल्ट होती है ट्रेनिंग में, जी, तो उनको जी। ऐसे एक चार दीवारी में आप वो करते हैं। और उसी को बोल देते हैं यही आपका कंट्री है अब। तो जब आप बाहर निकलते हैं, आप एकेडमी के बाहर निकलते हैं, आप रन पे जाते हैं, Okay. तो ऑन द लाइटर साइड। सो यस, इट इज़ अ स्पेसिफिक रन। जैसे आजकल हम मैराथन भागते हैं, 5 है, 10 है, लोग 21, 42 कर रहे हैं, वैसे ही अबाउट 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ये आपकी नॉर्मल रन्स होती हैं जो कि हर संडे होती है और हर कैडेट भागता है। एंड उसी में आपका एक कंपटीशन वाला भी आ जाता है ताकि थोड़ी कंपेटिटिव फीलिंग भी कैडेट्स के अंदर आए। तो वही आपका क्रॉस कंट्री होता है। तो हर टर्म में आपका एक इंसान होता है जिसको हु कम्स फर्स्ट, उसको गोल्ड मेडल मिलता है। तो क्या बात है। उसी में मतलब बिकॉज आई एक्सेल्ड इन दैट, तो मुझे उसमें गोल्ड मेडल मिला हुआ है। ओके। एंड एथलेटिक्स में भी PFTCs हमारा जो इनिशियल टर्म होता है, 6 मंथ्स जो ट्रेनिंग हमारी होती है, तो उसमें मेल फीमेल कैडेट्स दोनों में कंबाइंड आई वाज बेस्ट इन एथलेटिक्स। तो वो मुझे बेस्ट PFTC एथलीट बुक प्राइज। तो क्या मेल और फीमेल दोनों साथ में रनिंग करते हैं वैसे सो रेस रनिंग में? भी हमारी सेम होती है, बट ऑफ कोर्स ड्यू टू द वेरी नेचुरल डिफरेंसेस आपके थोड़े से आई वुड से डिस्टेंसेस में फ़र्क होता है। जैसे क्रॉस कंट्री की अगर मैं बात करूँ, इनिशियल रूट आपका मोरल है सब सेम होता है, लास्ट का सेम होता है, बट मिडवे देयर इज अ पॉइंट जहाँ थोड़ा सा बाइफरकेट होता है एंड इट इज़ स्लाइटली शॉर्टर फॉर द वुमेन कैडेट्स। अच्छा, जब आपने एयरफोर्स ज्वाइन करने का सोचा, क्योंकि आप डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो पेरेंट्स का क्या रवैया था, उनका क्या ओपिनियन था उस वक्त? तो राहुल, पेरेंट्स के ही रवैये का वो नतीजा है कि मैं एयरफोर्स में आई, बिकॉज दे वांटेड यू टू बी पार्ट ऑफ दिस। एब्सोल्युटली मेरी पूरी आई वुड से तीनों चारों जनरेशंस, अगर आप मम्मी की पापा की साइड बात करें, सब फौज में रहे हैं। मतलब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे फादर खुद सिग्नल्स में टेक्निकल ऑफिसर थे। तो आई थिंक बचपन से आप जो भी अपने पेरेंट्स को देखते हैं करते हुए, तो मैं जब बहुत छोटी थी तब से वो जो उनकी एक शानदार ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म, वो स्टार्स एंड वो मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था। एंड मेरे में ट्रेट्स बहुत ऐसे थे कि बचपन से ही पापा को लगता था कि ये या तो IPS बनेगी या ये मतलब फौज में जाएगी, और कोई प्रोफेशन वो इमेजिन ही नहीं कर पाते थे। सो बड़े हुए ये सोच के कि आर्मी ही ज्वाइन करनी है, बट आई थिंक जब तक कॉलेज में आए, एक वो फ्लाइंग वाला पैशन था, वो मेरी मदर का पैशन था। सो उन्होंने मेरे को थोड़ा सा वो बिलीफ दिया कि यू आर मेंट फॉर बिग थिंग्स, तुम फ्लाइंग ट्राई करो। एंड फ्लाइंग उस टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 2008, तब फ्लाइंग सिर्फ एयरफोर्स में थी, आर्मी नेवी में काफ़ी बाद में आई है। सो एज अ वुमेन पायलट तब एयरफोर्स वाज एक ऑप्शन जहाँ मैं फ्लाइंग भी कर रही हूँ एंड मैं यूनिफॉर्म में अपने नेशन को भी सर्व कर रही हूँ। सो मैंने आई गिव इट अ शॉट एंड फाइनल ईयर में आई थिंक आई वाज डेस्टिन्ड टू रीच। पायलट बनना उस समय एयरफोर्स में कितना टफ था, कितनी जर्नी कठिनाई भरी रही आपकी? आई थिंक राहुल, वो ट्रेनिंग जो होती है जब आपको फ्लाइंग सिखाते हैं, वो ईजी नहीं है। आई मीन इट कैन नॉट बी ईजी बिकॉज ऑफकोर्स एक आप ह्यूमन एक बहुत इनह्यूमन नहीं बोलूँगी मैं, जैसे एक बहुत नॉट अ वेरी नेचुरल सिनेरियो ना। तो पहले कुछ सॉर्टीज में तो आपको हवा में जाके ही बड़ा अनईजी फील होता है, कोपिंग अप टू इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। जैसे आप सोचिए जब कुछ लोग जो फर्स्ट फ्लाइट ही लेते हैं एज अ पैसेंजर, जी बिल्कुल, जबकि आपके प्रेशराइज केबिन्स हैं, सब कुछ है, एंड यू नो देयर आर पीपल अराउंड यू, ध्यान रख रहे हैं, वो सब आपको कुछ आपको नहीं करना, आप बस बैठ रहे हैं। उसमें भी आप याद करिए फर्स्ट फ्लाइट कैसी रही होगी। जी जी। तो यहाँ हमें यहाँ तो आप खुद फ्लाई कर रहे हैं, आपको अपने आप पे भरोसा रखना है कि आई विल डू इट वेल और मैं सही लैंड भी कर लूँ। एब्सोल्युटली। तो शुरू में आपको बहुत कोप अप करना, बिकॉज इतनी चीज़ें साथ में चल रही हैं। आप बाहर देख रहे हैं, आपको बड़ा डिफरेंट विजन आ रहा है, क्योंकि फ्लाइंग में जो आप एक पैसेंजर वाला आपका एक विजन एंड व्यू होता है, ये बहुत अलग हो जाता है। सो उस टाइम आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं। और मेरे इंस्ट्रक्टर्स ने बहुत पेशेंस दिखाई। आई स्टिल रिमेंबर, बहुत डांट भी पड़ती है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट एक वो होता है, बट आई थिंक वो नीडेड है। बट इनिशियली फ्यू हमारे जैसे फैम सॉर्टीज बोलते हैं, जिसमें वो आपको सिर्फ एक फील देते हैं कॉकपिट में, दे टेक यू अप, वो आपको डायरेक्टली कंट्रोल्स नहीं दे रहे हैं, बीच में कंट्रोल्स देते हैं थोड़ी देर के लिए। वो आपको तो पायलट साथ में होते हैं, मतलब वो हमारे कैप्टन है एक्चुअली, वो इंस्ट्रक्टर हैं हमारे। तो हम एक्चुअली एज अ को पायलट जा रहे हैं बिकॉज ट्रेनिंग के तौर पे आप हैं। हाँ, तो धीरे धीरे वो आपको थोड़ा फेमिलराइज कराते हैं, कैसा लगता है ग्राउंड फीचर्स। फिर बहुत ट्रेनिंग इंटेंसिव, ग्राउंड पे बहुत ट्रेनिंग होती है इंटेंसिव, ताकि हवा में जाके आप लीस्ट टाइम वेस्ट करें
एंड एक होता है ना टेप्ड अप हो सारे रिफ्लेक्सेस, सारे चेक्स एंड प्रोसीजर्स बहुत होते हैं इसमें कि आपके पास देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इमरजेंसीज जो कभी भी मिड एयर हो सकती हैं। तो आप ग्राउंड पे बहुत थरो प्रिपरेशन करने के बाद ही वो आपको फ्लाइंग उसमें मतलब जहाज़ में बिठा के दे गिव यू अ चांस एंड देन दे स्टार्ट टीचिंग यू। तो ग्राउंड ट्रेनिंग प्लस जो वो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जहाज़ में दे रहे हैं, ये एक बहुत आई वुड से एक कंप्लीट मिक्सचर है ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ का, जिससे कि आप फाइनली सीख पाते हैं फ्लाइंग। तो जब आप ट्रेनिंग एंटर करते हैं क्वालिफाई करने के बाद एग्ज़ाम्स, तो इंडियन एयरफोर्स में क्या जितने लोग ट्रेनिंग एंटर करते हैं क्या वो सभी पायलट बन पाते हैं या फाइनल एग्जाम कुछ होता है? नहीं राहुल, इसमें आपके हर स्टेज पे टेस्ट्स होते हैं। अब ये तो हुआ हम सब सिलेक्टेड, एक बहुत कम एक रेशियो जो सिलेक्ट होके ऑल ओवर इंडिया वहाँ आ गया। उसके बाद जो आपकी ग्राउंड ट्रेनिंग्स होती हैं। कितने लोगों का बैच था आपका? हमारा क्लोज टू 100 था, जिसमें हम 5 आई एम टॉकिंग अबाउट द पायलट बैच, वी वर 5 हम महिला कैडेट्स भी थी उसमें। तो उसमें क्या होता है, आपका ग्राउंड जो सब्जेक्ट्स हैं, पढ़ाई बहुत है फ्लाइंग में, उसके भी टेस्ट्स होते हैं। तो एक होता है ना नोशन कॉलेज के बाद कि अब पढ़ाई खत्म, अब तो जो नहीं। सो फ्लाइंग पढ़ाई कभी नहीं खत्म होती है। मैं भी बड़ी खुश हुई थी अब नहीं करनी पड़ेगी पढ़ाई, बट मुझे रियलाइज हुआ वहाँ तो और बहुत ज़्यादा पढ़ाई है। और हर आपके टेस्ट्स होते रहते हैं। फिर आपके फ्लाइंग जो आपके इंस्ट्रक्टर्स आपको सिखा रहे हैं, फ्लाइंग के भी टेस्ट्स होते रहते हैं। वो आपको फेल भी करते हैं अगर आप कहीं पे उनको लग रहा है हल्का भी 19-20 है, बिकॉज ये बहुत ज़ीरो एरर वाला प्रोफेशन है। यहाँ पे आप हल्का सा भी चूक करें तो वो नहीं है कि अरे एग्जाम फेल हुआ या वो हुआ, आप किसी की लाइफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो देयर इज़ नो स्कोप ऑफ एरर, दे विल फेल यू। वो आपको फिर से रीअपियर करने का चांस देंगे, प्रिपेयर करने के लिए बोलेंगे। तो इट इज़ एज गुड एज, मतलब जितना आप स्कूल कॉलेज में सोचते हैं आप उसको मैग्नीफाई कर दीजिए 3 या 4 टाइम्स। तो बहुत थरो और रिगरस एग्जामिनेशंस क्लियर कर करके, और बहुत लोग बीच में भी ड्रॉप हो जाते हैं, या तो उनका स्ट्रीम चेंज हो जाता है या वो एकेडमी से ही ड्रॉप हो जाते हैं, जो एक्चुअल प्रेशर में नहीं कोप अप कर पाते हैं। बिकॉज एयरफोर्स ये सुनिश्चित करता है कि अगर आपको वो ट्रेनिंग करके उस जहाज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो अगर कहीं 19-20 कमी भी लग रही है, वो आपको मेक श्योर करते हैं उस ट्रेनिंग में वो कवर अप हो। अगर आप केपेबल हैं तभी आप कमीशन होते हैं। अगर हल्की सी भी चूक है तो वो आपको मतलब आप ही की सेफ्टी है, वो कल आप ही की सेफ्टी। तो फिर क्या उसका उनका डिपार्टमेंट चेंज करके किसी और डिपार्टमेंट नॉन टेक में डालते हैं या निकाल ही देते हैं? कभी कभी रीस्ट्रीम होता है, बट कभी कभी कुछ केसेस में डिपेंडिंग आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी रही है, कितने डिसिप्लिन्ड है वहाँ पे ट्रेनिंग में जाकर। कभी कभी मेडिकल भी काफ़ी लोगों के इश्यूज आ जाते हैं, तो बहुत लोग होते हैं ऐसे, ऑल्दो नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, जो ट्रेनिंग के दौरान भी मतलब ड्रॉप हो जाते हैं, खुद वॉलंटरी क्विट भी करते हैं बहुत लोग। मेरे साथ ही मेरी 2 बहुत अच्छी फ्रेंड्स वो बोलते हैं बन गई थी ट्रेनिंग के टाइम पे, बट आई थिंक इनिशियल 1 या 2 महीने बाद ही काफ़ी मतलब प्रोसीजर्स होते हैं, बट दे रियलाइज्ड कि वो नहीं कोप अप कर पाएंगे उस लाइफ के साथ। तो आपके बैच से कितनी गर्ल्स क्वालिफाई कर पाई थी इसके लिए? आई एम वेरी हैप्पी। हम 5 थे ट्रेनीज और हम 5 कमीशन हुए थे। क्या बात है। सारे उतार चढ़ाव, कभी फ्लाइंग कभी ग्राउंड, बट हम 5 ने कमीशन हुए हैं। 3 ट्रांसपोर्ट में, हम 2 हेलीकॉप्टर्स में। ओके, You were one of them helicopters. One of the 2 in the helicopters. Yes. क्या बात है, क्या बात। तो ट्रेनिंग जो चलती रही है वो मेल फीमेल दोनों की साथ में होती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि ज़्यादा मेल डोमिनेटिंग है इंडियन एयरफोर्स, या इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया था आप लोगों को? तो यहाँ पे राहुल, जब ये इंक्लूसिविटी की आजकल जैसे हम सब बात करते हैं, तो ये अगर मैं डिफेंस के टर्म्स में बोलूँ तो ये इंक्लूसिविटी सिर्फ एक जेंडर आपके उस पर नहीं रेस्ट्रिक्टेड है। इट इज़ मोर लाइक कि आपको फौज इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ट्रस्ट कर रही है, इक्वल भरोसे के साथ ट्रस्ट कर रही है, और इक्वल टास्किंग के साथ ट्रस्ट कर रही है, एंड आप सेम डिलीवर भी कर रहे हैं। तो ये वो वाली इंक्लूसिविटी है कि आपका कोई देयर इज़ नो गैप कि अगर मैं मेल कैडेट है तो मैं इसको ये ज़्यादा टफ कोई टास्किंग दूंगा, और अगर ये महिला है तो कम नहीं। इट इज़ एब्सोल्युटली सेम, क्योंकि जो आप मशीन फ्लाई कर रहे हैं, मशीन को नहीं पता है कि आपका जेंडर क्या है, और आप जितनी तैयारी आप ग्राउंड पे सेम कर रहे हैं, क्योंकि आप हवा में जाके आप जैसा फ्लाई करेंगे वो मशीन वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगा। मशीन को नहीं पता डिफरेंस ना कि इट्स जेंडर बेस्ड, सो इट इज़ एब्सोल्युटली सेम। हमारा सब ट्रेनिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई वुड से आर बिल्कुल दोनों के लिए सेम रहता है। टफनेस लेवल, फैसिलिटीज भी सबके लिए इक्वली बनाया गया था। सेम है, एटलीस्ट मेरा जो ट्रेनिंग एक्सपोजर रहा है। ऑफ कोर्स नंबर्स इज द ओनली प्लेस जो मैं बोलूँगी, येस
वो भी आजकल तो मैं देख रही हूँ बहुत नंबर्स क्वाइट बढ़ गए हैं। रैपिडली, यस, डिफेंस में भी। बट उस टाइम की भी अगर मैं बात करूँ 2008, तो नंबर्स वर दी ओनली प्लेस जहाँ मुझे लगता था यस कम थे, कम महिलाएं ज्वाइन करना चाहती थी या करती थी। बट आजकल तो एनडीए में भी आ गई हैं, तो अब तो बिल्कुल ही तो सब आपने सेम है। बैक देन इन 2008 यू हैड जॉइंड इंडियन एयर फोर्स। Yes. उस समय तक कितनी वुमेन होती थी? मतलब वो नयापन था कुछ कि वुमेन का आना है, या बहुत पहले से नहीं, वुमेन तो आने लगी थी? एयरफोर्स में तो बहुत पहले से आ रही थी। इट इज़ ओनली इन नेवी एंड इन आर्मी जो कि बाद में बाद में वुमेन ने स्टार्ट करा Enter किया। फ्लाइंग करना। बट मेरे टाइम तक बस ये लिमिटेशन था कि सिर्फ हम हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रांसपोर्ट में महिलाएं आ रही थी। बट अगेन अभी हमारे 5-6 साल फाइटर पहले फाइटर्स में भी आ गई हैं। आगे अब आपके आर्मी में भी दे आर फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स, अब नेवी में भी आपका फ्लाई कर रही हैं, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ अदर सिक्योरिटी फोर्सेस आल्सो। सो अभी वाला जैसे अगर हम सिनेरियो देखें तो अब तो ऑलमोस्ट हर फ्लीट में इन ऑल काइंड ऑफ रोल्स, इवन इन कॉम्बैट रोल्स, हर जगह सेम रोल मिल रहा है। एक वेब सीरीज में कुछ दिन पहले देख रहा था, द टेस्ट केस। ओके, उसमें दिखाया है कि पहली वुमेन आर्मी ऑफिसर एंटर करती है स्पेशल टास्क फोर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और सीनियर्स अलाउ नहीं करना चाहते क्योंकि ये ऐसे टफ सिचुएशंस को नहीं हैंडल कर सकती। कई बार अगर दुश्मनों ने कैप्चर कर लिया तो शायद वुमेन वो टॉर्चर हैंडल ना कर पाए, इसके लिए। तो उसमें ये दिखाया है कि उस लेडी को वो जो और टीम मेंबर्स थे, कई अच्छे भी थे, हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं, है ना, और कई लोगों ने उसको बहुत नेगेटिवली भी लिया, उनके लिए बड़ा टफ सिचुएशन बन रहा था। सीनियर्स भी नहीं चाहते थे कि ये टेस्ट केस जीते ताकि इस प्रकार की सिचुएशन आगे से आए ना, वुमेन ना ही आए तो ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि रियल लाइफ में भी इंडियन आर्मी में ऐसी सिचुएशन बनती है कभी कि नहीं बनती? राहुल, एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक जो आपकी डॉक्यूमेंट्री होती है जो कि आपके बिल्कुल रियल लाइफ फैक्ट्स लेके डिपिक्ट करते हैं, एक आपकी जो वेब सीरीज बनती हैं जो कि आजकल तो बहुत सेंसरशिप बहुत ही कम है, आप किसी भी आप इनफैक्ट डिफेंस पे भी बन रही है। अगर आप ये कुछ आई वुड से मैन्युपुलेटेड या थोड़ा सा आप उसमें ये स्पाइसी चीज़ें ये सब नहीं डालेंगे, उनको टीआरपी नहीं मिलेगी। ओके। बट अगर आप अभी भी बात करें, जो मेरा अगेन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर सकती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये कितना, क्या बोलूँ मैं, एक प्योरली प्रोफेशनल ग्राउंड है ना, वहाँ जब एक इंस्ट्रक्टर आपसे बात करता है, उनके दिमाग में भी नहीं ये चल रहा है कि मैं ये एक महिला से बात कर रहा हूँ या मैं एक मेल कैडेट से बात कर रहा हूँ। इट इज़ एब्सोल्युटली इक्वल। ऑफ कोर्स देर आर फ्यू प्लेसेस जहाँ पे थोड़ा इनफैक्ट अगर आपको रिक्वायरमेंट भी कुछ पड़ता है, बिकॉज लाइक आई सेड, एक सिर्फ नंबर्स का डिसएडवांटेज है। दे आर द वंस जो आपको हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं, एंड यही लोग हैं जिनकी वजह से आज मैं अगर बोलूँ तो एनडीए हो या फाइटर्स हो, हर जगह हैं। बट यस, एक माइनॉरिटी माइंडसेट कुछ एक आधे लोगों का वो हमेशा रहेगा, वो मैं बोलूँगी हर फील्ड में रहेगा, हर फील्ड में है, तो हर प्रकार के लोग। एक या दो लोगों के एक माइंडसेट पे, वो भी अगर वो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो कुछ देश के लिए अच्छा नहीं चाह रहे हैं, महिलाओं के अगेंस्ट है, वो उनका अपना माइंडसेट है कि वो ये सोच रहे हैं कि कल को ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हमारा नेशनल एम्बैरेसमेंट होगा। तो मैं उनके विचारधारा पे नहीं कमेंट करूँगी कि आप गलत हो, बट मेरे अकॉर्डिंग आप पूरी अपॉर्चुनिटी दीजिए, पीछे रखने की बजाय कि क्या हो जाएगा आगे जाके, आप उनको और ट्रेनिंग दीजिए, उतना केपेबल बनाइए कि वो हैंडल कर पाएं। बिकॉज इक्वालिटी तभी है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सेम दे रहे हैं उनको, एंड वो सेम डिलीवर कर रही हैं। तो एंड मोस्टली जितनों को मैं जानती हूँ, दे ऑल बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट। कहीं मुझे पीछे नहीं रखा कि ये इधर हम रफ एरिया में फ्लाइंग जा रहे हैं या यहाँ पे एक एस्टैब्लिश्ड हेलीपैड या वो नहीं है तो आप मत जाओ। हम जाते थे, हम मैनेज करते थे, एंड वो हेल्प करते थे इनफैक्ट हमें सेटल डाउन होने में। तो माय पर्सपेक्टिव इज लिटिल डिफरेंट हियर। दैट्स नाइस, बहुत बढ़िया। हाँ, ये जरूरी है इस पे बात करना, क्योंकि लोगों को ना जो फिल्मों में देखते हैं उसी से अपना पर्सपेक्टिव बना लेते हैं, तो पता चले कि एक रियल पायलट क्या सोचती है, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है। ओके, तो जब आप पायलट बनी तो ये जनरली रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए ज़्यादा आप वर्क करती थी, या कॉम्बैट वगैरह में भी कोई फाइट वगैरह हो रहा है वहाँ पे भी? सो हेलीकॉप्टर्स के मल्टीपल रोल्स हैं। वो बोलते हैं ना, यूबिक्विटी एक वर्ड होता है, एनी टाइम एनी वेयर वाला जैसे बोलते हैं। जैसे कोई भी अगर आप जहाज़ लें, वो एक आपको एक फिक्स्ड विंग की बात करें, फाइटर्स हो या ट्रांसपोर्ट हो, यू नीड अ सेट रनवे उसको टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए। बट ये जो यूबिक्विटी एक हेलीकॉप्टर के साथ है, जो उसका डायनामिक नेचर, वो डायनामिक ऐसे ही नहीं बोला जाता। कहीं पे कभी भी या तो आपका कोई पायलट इजेक्ट हुआ है, चाहे वो होस्टाइल टेरिटरी में हो,
कहीं पे फ्लड्स आ गए हैं, कहीं पे किसी को मेडिकल कैजुअलिटी इवैक्यूएशन की ज़रूरत है, चाहे फ्लड्स सबको पता है, हमारे इन्हीं साथ वाले देशों में भी कई बार देखा नेपाल में जाकर कुछ कितने लोगों को बचाया है। एब्सोल्युटली मल्टीपल, मतलब अब तो जितने रेस्क्यू मिशंस हो रहे हैं, तो जो फास्टेस्ट आपका प्लेटफॉर्म आप लॉन्च कर सकते वो हैं, है जो हेलीकॉप्टर। फास्टेस्ट प्लेटफॉर्म विच इज़ एयरबॉर्न, आपका हेलीकॉप्टर है। तो ऑफ कोर्स कुछ रूटीन सॉर्टीज भी होती हैं, बिकॉज यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता वन फाइन डे कुछ इमरजेंसी कहीं आ गई जहां आपको हेलीपैड भी नहीं दिख रहा है। अगर आप रेस्क्यू ऑपरेशंस में देखें, केदारनाथ के टाइम का भी अगर आप देखें, किन किन सिचुएशंस में उन ब्रेव पायलट्स ने रेस्क्यू किया, आपको लैंडिंग जगह नहीं थी, लोग लटक जा रहे थे हेलीकॉप्टर पे, बट वो उनके प्योर स्किल्स थे कि उन्होंने वो एग्जीक्यूट किया मिशन। सो ऑफ कोर्स रूटीन फ्लाइंग भी होती है बहुत सारी, जिसमें आप यही प्रैक्टिस करते हैं, एंड ऑफ कोर्स रियल टाइम सिनेरियो डे टू डे में हर हेलीकॉप्टर पायलट के पास आता ही ये अपॉर्चुनिटी, एंड इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। तो सबसे टफेस्ट ऑपरेशन आपकी लाइफ में जो पहला रहा था वो कौन सा था? सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो मुझे वही बहुत डिटेल्स में नहीं जाके नॉर्थ ईस्ट का ही एक था, जहाँ पे हमें एक वुंडेड सोल्जर को लाना था। वो हमारे ही वन ऑफ आवर ओन जिसे बोलते हैं, उसको वापस लेके आना था हेलीकॉप्टर में, और वहाँ बहुत ज़्यादा हमारा टाइम का, फ्यूल का, सबका कंस्ट्रेंट था। एंड जब आप अपने एक पायलट को रेस्क्यू करके ला रहे हैं हु इज़ ब्लीडिंग, तो वहाँ पे आप सिर्फ एक आपका प्रोफेशनल मैं बोलूँगी फ्लाइंग स्किल्स नहीं काम आता, आपके बहुत सारे, बिकॉज यू नो ये आपका कोई अपना नोन है, बट वहाँ पे इमोशनल होके यू कैन नॉट लेट इट ओवरराइड योर रिफ्लेक्सेस। तो आप दोनों चीज़ें बैलेंस करके टाइम को भी रख रहे हैं, फ्यूल को भी रख रहे हैं, आप ही का अपना एक वुंडेड सोल्जर आपके साथ है, वो पेन में है, ही इज़ ब्लीडिंग, और हमारे पास एक बहुत फिक्स्ड वो था कट ऑफ टाइम का कि उससे सनसेट से उतनी देर पहले हमें उसे नियरेस्ट हेलीपैड पे लेके आना था। अच्छा। तो आई वॉज विद अ सीनियर ऑफ माइंड, जिनको मैं अभी भी बहुत फॉन्डली याद रखती हूँ, उन्होंने मुझे लाइफ के बहुत लेसन्स दिए हैं। तो उन्होंने मुझे तब बोला था कि मैं थोड़ा सा ऑफकोर्स थोड़ी तब यंग थी, तो मुझे लग रहा था कि हम और क्या कर सकते हैं, हम जल्दी कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे पहले तो शांत किया, उन्होंने बोला जल्दी करने के चक्कर में अगर इतना भी हमने कोई चेक या प्रोसीजर मिस कर दिया तो सारे जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना अंजलि लाइफ में, हेलीकॉप्टर फ्लाइंग में, इन क्रिटिकल मिशंस में है टू कीप योर काम इन दीज टफ और प्रेशर सिचुएशंस। क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, बट यू हैव टू कीप योर काम। आप उस सिचुएशन में पैनिक नहीं हो सकते हो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। स्टे अ लिटिल अहेड ऑफ द एयरक्राफ्ट, माइंड को काम करो, डो नॉट गेट कैरिड अवे इन इमोशंस, एंड कैलकुलेशंस के साथ हमने बड़े केयरफुली वो एग्जीक्यूट किया। बहुत नेक टू नेक था, समझाया उन्होंने, बट फिर भी मन में वो कंटिन्यूसली मेरा बार बार जा रही थी नज़र, और क्योंकि वो बहुत पेन में थे तो मैं काफ़ी वो इमोशंस रन कर रहे थे, बट साथ साथ वी वर नेविगेटिंग, हम फ्लाई कर रहे थे, आर्टिकल्स चल रही हैं, बट जस्ट अबाउट मुझे याद है 1 या 2 मिनट के उस पर हमने उनको नियरेस्ट हेलीपैड पे पहुंचाया। अगले 2 दिन ही वॉज क्रिटिकल, बट ही फाइनली ठीक थे, सर्वाइव कर गए, हम उनसे मिल के आए। तो ये वाले आते रहते हैं मिशंस, और ये आपको बहुत सीख दे जाते हैं कि कितनी भी मुश्किल सिचुएशन आए आप पैनिक नहीं कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते आप क्या करें, आपको उस टाइम बड़े कामली सोचना है कि अब इससे बाहर कैसे निकले, एंड व्हाट इज द बेस्ट वे आउट ऑफ योर। अच्छा, तो ये क्या सनसेट के बाद हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा पाते? नहीं, मतलब अभी है, नाइट विजन गॉगल्स हैं, नाइट विजन कैपेबिलिटीज़ हैं, बट उस टाइम जब आप सर्च एंड रेस्क्यू के लिए जाते हो तो आप एक, जैसे हम आफ्टरनून के टाइम गए थे, तो वी वर नॉट इक्विप्ड टू फ्लाई इनटू द नाइट मिशन डायरेक्टली दैट टाइम, क्योंकि हम नेकेड आइज के साथ नहीं देख सकते। करेक्ट। और जनरली प्लेन तो टेक ऑफ और लैंड करना है वो एक रनवे पे करना है, आपको तो पता ही नहीं है कि वो जंगल है, झाड़ है, पहाड़ है, वहाँ पे कैसे लैंड हमेशा एक आपके पास एक एस्टैब्लिश्ड हेलीपैड नहीं होता है, बट आपको कुछ डायमेंशंस हमें फिक्स्ड होती हैं जो इंश्योर करनी होती हैं, बिकॉज आपको अपना क्लियरेंस इंश्योर करना है। तो इट कैन नॉट बी कि कहीं पे भी लैंड कर लिया, यू हैव टू पिक अप द बेस्ट स्पॉट, कि वहाँ नियरेस्ट कौन सा बेस्ट स्पॉट है जिसमें आपके पूरे जहाज का इंक्लूडिंग आपका टेलोटा का क्लियरेंस मेंटेन हो रहा है। क्योंकि अगेन द सेम थिंग, किसी रेस्क्यू मिशन में अगर आप अपने ही जहाज को डैमेज करके आप ही मतलब फंस गए ऊपर से, तो फिर वो पीछे से फिर से रेस्क्यू वाले को आना पड़ेगा। रेकी करते हैं अगर आप अनप्रिपेयर्ड जगह पे भी जा रहे हैं। आई थिंक पायलट्स को इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप एक विद इन 1 or 2 ऑर्बिट्स आप एक रेकी करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एंड इतना विद एक्सपीरियंस आप समझने लग जाते हैं कि इस पर्टिकुलर लैंडिंग फील्ड में हम सेफली सिट डाउन एंड पिकअप टेक ऑफ कर पाएंगे या नहीं। वो अगेन ये सब आपको ट्रेनिंग के टाइम सिखाया जाता है। अच्छा, और ये कई बार मैं देखता हूँ फिल्मों में, जैसे NSD वाले उतर रहे हैं, जब मुंबई में ब्लास्ट हुआ था, वो क्या बोलते हैं, टेररिस्ट अटैक हुआ था ताज में, हाँ, तो NSD के लोग मतलब हेलीकॉप्टर एक जगह पे रोक दिया है, होवरिंग। yes। तो आपने ये होवरिंग कैपेबिलिटी के साथ भी, जैसे वो
सीढ़ियों को नीचे उतार के, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? यस, हमारे यहाँ पे कार्गो स्टेयर्स वगैरह जो होते हैं जिसको पकड़ के चढ़ते हैं तो ऐसे ऑपरेशंस किए आपने जहाँ पे आप लैंड ना कर सके? तो ये हमें रूटीन में सिखाया जाता है, ये हम प्रैक्टिस भी करते हैं, ये हम रियल लाइफ में भी करते हैं। कमांडोज को टेरिटरी में ड्रॉप करना, ये हम रूटीन में प्रैक्टिस में भी करते हैं और रियल टाइम में भी करते हैं। सो दैट इज समथिंग वी आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग एंड डूइंग ऑन रूटीन बेसिस। एक स्पेसिफिक लैडर भी होता है जो हम ड्रॉप डाउन करते हैं, एक रोप भी होती है जिसके साथ हम स्लिदरिंग ऑप्स भी प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें ये भी स्पेशल फोर्सेस वाले जो हमारे साथ कमांडोज होते हैं ट्रेन होते हैं। तो उनका वो इतने स्पेसिफिक टाइमिंग में आपको कैसे जहाज से उतरना है, अपने एरिया को एस्टैब्लिश करना है और हमें विद इन दोज फ्यू सेकेंड्स उनको ड्रॉप करके स्पेसिफिक स्पॉट पे इमीडिएटली एग्जिट भी कैसे करना है। क्योंकि ये प्रिपरेशन फाइनली आपकी सारी वही चल रही है कि अगर एक्चुअल हॉस्टाइल सिचुएशन रहेगी तो उस टाइम आप कैसे बेयर मिनिमम से मिनिमम टाइम में एक एनिमी टेरिटरी में जाके अपने फोर्सेस को उतार के वापस कैसे आ सकते हैं। सो वी आर, जैसे ये उरी वाला हुआ था या म्यांमार में भी हुआ था, तो उसमें पहले रेकी करके कंफर्म होते हैं कि यहाँ पे हमें ड्रॉप करना है। सो हर जगह रेकी नहीं पॉसिबल है ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि एनिमी, अभी आपने मेंशन किया एनिमी टेरिटरी, इफ इट्स एक्चुअली अ लाइव सिचुएशन यू आर गोइंग फॉर सच एन एक्सरसाइज, हर जगह नहीं होती है, बट आप पहले से इंट एंड इन्फॉर्मेशन ज़रूर उस जगह की रखते हैं। ऑफ कोर्स आजकल हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, GPS है जो कि आपको टेरेन में गाइड करता है ऑलरेडी। सो देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज बाय विच यू हैव अ जनरल आइडिया ऑफ द टेरेन, और इसमें हम बहुत ही क्वालिफाइड पायलट्स को भेजते हैं जो कि इवन फर्स्ट टाइम इफ दे आर गोइंग टू दैट टेरिटरी दे आर केपेबल कि वहाँ पे वो सेफली एक अपना स्पॉट ढूंढ के एग्जीक्यूट करके मिशन दे कैन सेफली कम बैक। सो येस, हमारे पायलट्स आर केपेबल कि अगर एक अनफेमिलियर टेरेन में भी भेज रहे हैं वो उतनी प्रिसीजन एंड स्किल के साथ एग्जीक्यूट करके मिशन वापस आ सकते हैं सेफली। अच्छा, बीइंग अ हेलीकॉप्टर पायलट, जब अपने आसपास में आप इस प्रकार की न्यूज़ देखते हैं कि यहाँ पे रांची से एक एयर एम्बुलेंस उड़ा, रास्ते में क्रैश कर गया, महाराष्ट्र में एक डिप्यूटी CM हैं, वो ऑलमोस्ट लैंड करने वाले थे और क्रैश कर गया, तो जब आप इस तरीके की सिचुएशन देखते हैं, स्पेशली मैं बात करना चाहता हूँ महाराष्ट्र के डिप्यूटी CM के एक्सीडेंट के बारे में, तो आप बीइंग अ पायलट किस तरीके से लेते हैं? क्या वो लैंड करना असंभव था, प्रॉब्लमेटिक था, या कोई कॉन्स्पिरेसी भी इन सब चीज़ों में हो सकता है? मैं अगर आपको एक पायलट पर्सपेक्टिव दूं तो सबसे पहले तो जब इस टाइप का कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, जो एक नॉर्मली लोगों का फर्स्ट रिस्पॉन्स तो ये आता है कि पायलट, वो दे ट्राई टू ब्लेम द पायलट, दैट्स द फर्स्ट इंस्टेंस। तो मेरा सबसे पहले तो ये कहना है, कोई भी पायलट अपनी लाइफ में वो अपना बोलते हैं ना जी जान लगा देता है टू एग्जीक्यूट अ मिशन सेफली, बट एज अ पर्सन जो कि कॉकपिट में बैठा हुआ है एंड हुज एक्चुअली फ्लोन, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। आपको वेदर भी देख रहे हैं, आप अपने चेक्स एंड प्रोसीजर्स भी हैं, एंड आप कितने भी प्रिपेयर्ड होके जा रहे हैं, इट डज नॉट टेक फ्यू सेकेंड्स फॉर द वेदर टू सडनली पैकअप। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, आप अपना लेके जा रहे हैं, आप अपनी ब्रीफिंग लेके जा रहे हैं, बट इट जस्ट टेक्स अ फ्यू सेकेंड, वेदर कब चेंज हो जाए आपका। फाइनली आप ये देखिए, आप बेस्ट से बेस्ट गाड़ी भी अगर लेते हैं, अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल दूं, अगर कभी सडनली आपकी गाड़ी में कुछ इमरजेंसी आ जाए, यू कैन नेवर से कि वो तो देखो उसके ड्राइवर की गलती थी, उसने चेक नहीं किया गाड़ी। सडनली कुछ भी आपका, इट कुड बी एन एयरक्राफ्ट इशू, it could be some weather related issue, it could be some operational issue as well, and उस मोमेंट पे हर पायलट अपनी पूरी कोशिश करता है उस एमरजेंसी से बाहर निकलने की एंड टू एग्जीक्यूट अ सेफ लैंडिंग, जो कि कभी कभी अनफॉर्चुनेटली नहीं पॉसिबल होती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गलत जा सकते हैं जब आप फ्लाइंग कर रहे हैं, बिकॉज फ्लाइंग इज नॉट अ रूटीन थिंग दैट यू आर डूइंग। उस सिचुएशन में आप बेस्ट डिसीजन लेते हैं, बेस्ट स्टेप्स लेते हैं टू लैंड सेफली, बट अनफॉर्चुनेटली कभी कभी वो नहीं हो पाता है। तो उसमें फर्स्ट इंस्टेंस जो लोगों का, कुछ लोगों का होता है कि सीधा पायलट को ब्लेम करना। अभी हाल ही में हमारे कितने एयरफोर्स के भी हमने देखे हैं, तेजस अभी जो दुबई में एयरफोर्स का शो था और उसमें क्रैश कर गया, तो वो टेक्निकल फेलियर, वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स। उस पर अगेन मैं कमेंट नहीं करूंगी जब तक प्रॉपर वो एस्टैब्लिश नहीं करते हैं, बट पायलट मैं ये बोलूँगी अपनी तरफ से जितनी उसने पूरा लाइफ की ट्रेनिंग है वो सब लगा देता है जब वो जहाज में बैठता है। फिर भी देर आर अननेचुरल फोर्सेस वर्किंग, देर आर थिंग्स विच कैन गो रॉन्ग। टेक्निकल फेलियर, टेक्निकल बहुत, टेक्निकल में एक चीज़ नहीं होती, टेक्निकल में आपकी 1000 चीज़ें जा सकती है, जो कि डेली एक पायलट अपने ब्रीफिंग सेशंस में प्रैक्टिस भी कर रहा है उनको कैसे ओवरकम करना है। फिटनेस सर्टिफिकेट भी होता है?
यस, एवरी मॉर्निंग आप सर्टिफाई कर रहे हैं, यू आर चेक दैट यू आर मेडिकली फिट टू फ्लाई। अगर आपको कुछ भी नहीं, नॉट अबाउट जस्ट पायलट, ऑल्सो अबाउट द एयरक्राफ्ट। सो एयरक्राफ्ट इज थरली चेक्ड। हमारी एक पूरी टेक्नीशियंस की टीम होती है, तो ना कि सिर्फ वो टेक्निकल टीम पूरा थरली एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट करती है, ओके करती है, एक बकायदा लॉग बुक में एंट्री करते हैं। हर ट्रेड का जो आपका रेप होता है, ग्राउंड क्रू बोलते हैं, वो जो पूरा AME चेक करते होते हैं। हैं वो चेक करते हैं उसको। सारे हमारा एक पूरा टेक्निकल इंजीनियर्स का पूरा एक सेट होता है, वो पूरे जहाज को हर चीज़, इंजन, एयर फ्रेम, सब कुछ चेक करते हैं, एवियोनिक्स उसके, एवरीथिंग इज वर्किंग, मतलब फाइन, दे चेक इट एक्सटर्नली इंटरनली पूरा चेक करके ओके देते हैं। एंड देन जो पायलट आपका होता है वो भी फ्लाई करने से पहले एक बार हम पूरा वी गो अराउंड एंड हम पूरे जहाज को एक बार हम भी इंस्पेक्ट करते हैं। वी सी ओके कि कहीं कोई माइनर वेयर टेयर, कोई डैमेज, कहीं कुछ ऐसा ना हो। जब सब कुछ हमें सेटिस्फैक्ट्री लगता है तभी हम बैठते हैं जहाज़ में। बट इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो कभी कभी 1% चांस हमेशा रहता है, आप कितना भी थरो इंस्पेक्ट कर ले, बिकॉज फाइनली एंड ऑफ द डे वो एक है तो मशीन। आप एक श्योर शॉट 100% गारंटी नहीं दे सकते, आप बस इंश्योर कर सकते हैं कि आप उसको बहुत थरली चेक कर रहे हैं कि अगर कहीं कुछ वेयर एंड टेयर है वो टाइम पे नज़र आ जाए, जो कि करते हैं हमारी ग्राउंड जो टीम होती है वो भी, एंड इवन द पायलट। तो एक विंग कमांडर की पर्सनल लाइफ कैसी रहती है जब वो एयरफोर्स में इस तरीके की ड्यूटी पे होते हैं? इतने क्रिटिकल सिचुएशंस कभी भी आ सकती है। हाँ, आई थिंक हर टाइम एक कॉल ऑफ द ड्यूटी रहती है, और ये रूटीन आवर्स के बियॉन्ड भी बहुत नॉर्मल रहती है हर किसी के लिए। एंड मैं बोलूँ तो मैं हर किसी के लिए बात करती हूँ जो कि वर्दी पहन के फ़ौज में है। आप रेडी रहते हैं टू अटेंड टू द कॉल, एंड कभी कभी उसमें आपका पर्सनल टाइम, फैमिली टाइम थोड़ा कम प्रायोरिटी पे आता है। बट हम सब ये लाइफ ही चूज़ करते हैं प्रिपेयर्ड होके कि यहाँ पे सर्विस को सबसे पहले रखेंगे हर टाइम पे। एंड मैं वही बोलती हूँ, यही कुछ लोग हैं जो ये ऐसी लाइफ वॉलंटरीली चूज़ करते हैं कि सर्विस को पहले रखते हैं, जिसकी वजह से देश सेफ रहता है। तो ये हम विलिंगली ये लाइफ टेकअप करते हैं। ओके। तो इट इज़ हेक्टिक बट इट इज़ वर्थ इट। आपके हस्बैंड भी एक पायलट हैं? हाँ, ही इज़ अ फाइटर पायलट। फाइटर पायलट। Yes. तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अब अच्छी बनी रही होगी क्योंकि यू अंडरस्टैंड ईच अदर्स वर्क। सो एब्सोल्युटली आई थिंक वो इनफैक्ट बहुत हेल्प कर रहा है हमें एक दूसरे का प्रोफेशनल जो एक रिक्वायरमेंट होती है समझना। एक सबसे जो बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हम दोनों को बहुत अर्ली स्टेजेस में समझ आ गई थी व्हेन वी गॉट मैरिड, कि जो मर्जी हो, फ्लाइंग पे जाने से पहले आपका जो भी कुछ अगर हल्के से हल्का भी आर्ग्यूमेंट हुआ है या कुछ भी स्ट्रेस है, वो आपको सब छोड़ के एकदम एक बहुत ही पीसफुल एंड काम माइंड के साथ जाना है फ्लाइंग में। आप कुछ भी अपने माइंड में स्ट्रेस, टेंशन या आर्ग्यूमेंट या वो लेके नहीं जा सकते, और एक दूसरे को भी स्माइल देकर जाना है। एब्सोल्युटली, आपने सही बोला। तो अगर पिछले दिन कुछ हुआ भी है आर्ग्यूमेंट, फ्लाइंग जाने से पहले एक बहुत नेचुरल है, एक सी ऑफ के साथ एक फ्लाई सेफ, कम सून, लैंड सेफ, हमेशा हम बोलते हैं एक दूसरे को। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग नॉट जस्ट कि कितना इंपॉर्टेंट है एक पीसफुल माइंड के साथ फ्लाइंग करने जाना, बट ऑल्सो बिकॉज एक जो घंटों का हमारा एक जो अनप्लान्ड आवर्स हमेशा एक रहते ही हैं, फिक्स्ड आवर्स नहीं है फ्लाइंग में। आप दिन में भी फ्लाइंग कर रहे हैं, आप नाइट में भी फ्लाइंग कर रहे हैं, आप रात के 2-2, 3-3 बजे तक भी, बिकॉज ऑफकोर्स वो दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो उसमें मतलब हम अनलाइक अ लॉट ऑफ नॉर्मल पीपल, हमारा वो नहीं रहता कि इतना लेट क्यों। मतलब हमें पता है कि रात भर भी फ्लाइंग हो सकती है। आप अगर जा रहे हैं काम के लिए, आप कभी कभी अगले दिन नहीं, आप बहुत दिन लगा के भी वापस आ सकते हैं अगर कहीं टीडी पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं। तो बिकॉज दोनों का वैसा लाइफस्टाइल रहा है, वी ऑलवेज ट्राई टू सपोर्ट ईच अदर, वी ट्राई टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे का प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस में कभी क्वेश्चनिंग या कभी ये बॉदर नहीं किया हमें। इट इज डिफेंस के लोग और कॉरपोरेट के लोग दोनों की लाइफस्टाइल एकदम डिफरेंट है। डिफेंस में जैसे आपने कहा कि कोई टाइम लाइन नहीं है कि कितने घंटे में आएंगे, पूरी रात भी फ्लाई कर सकते हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड में क्या है, एक फिक्स टाइम है काम करने का, तो उससे थोड़ा भी ज़्यादा होता है तो उनको लगता है कि हमारे यहाँ का वर्क कल्चर ठीक नहीं है, हमसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है ना। अभी नारायण मूर्ति जी ने कह दिया था 72 घंटे काम करो, तो एक अलग ही आंदोलन उठ गया था सोशल मीडिया पे। तो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोगों को किस प्रकार से देखती हैं जब यहाँ की सोच अलग होती है, और डिफेंस में जो लोग होते हैं वो सेवा भावना से, समर्पण की भावना से, बिना घड़ी को देखे हुए हर प्रकार के आदेश का पालन करते हुए, और वो फिर भी पॉजिटिविटी मेंटेन रखते हैं? तो देखिए, इसमें हमें एक तो ये भी मैं जो हमेशा बोलती हूँ कि जब आप फौज की बात करते हैं और आप जब ये वाले एक्सपेक्टेशंस की लंबे घंटे
या सर्विस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, या कभी भी अगर कॉल आती है आप उठ के आप भाग जाते हैं, यू हैव टू बी अवेलेबल, तो वो क्वेश्चन सब नहीं ये करते हैं बिकॉज नहीं क्यों, आपको क्या, भी- कैसे। तो फौज में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, एंड अगर आप क्वेश्चन करने लग गए तो फिर तो आप समझ रहे हैं। Correct. सो फौज में इट इज़ योर बॉस इज़ योर बॉस, हायरार्की बहुत क्लियर है, एंड यू कैन हैव योर ओपिनियन, आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट बाय द एंड ऑफ द डे वी टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सीनियर्स, दैट इज़ हाउ इट फॉलोज। क्योंकि वो अगेन मैं बोलूँगी वो प्रोफेशन वो एक नॉर्मल एक जॉब नहीं है, एक वैसा 9 to 5 नहीं है, या ऐसा नहीं कि वहाँ सिर्फ एक टास्क है, डेडलाइंस है। यहाँ पे आपके मतलब अगर आप ब्रॉडली देखें तो आप इस देश की सेवा, आप मतलब पूरे इतने जो आप बोलते हैं कंट्री की पूरा डिफेंस आपके हाथ में है। तो वहाँ पे आप ये अपने कंफर्ट जोन या अपने घंटे या अपने आवर्स की बातें नहीं कर सकते। इट इज़ एब्सोल्युटली जब ज़रूरत हो यू हैव टू बी देयर। वहीं अगर हम कॉर्पोरेट में आते हैं तो येस इतना एक्सट्रीम्स एंड इंटेंस नहीं है, एंड ऑल्सो ऑर्डर वाला जो एक वो हम यूज टू होते हैं वहाँ पे कि अगर मैं सीनियर मैंने बोला तो आई एक्सपेक्ट। यहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें अपने आप को सेटल करने के लिए अनलर्न करी, न्यू टेक्निक्स अपनाई, बिकॉज फाइनली काम यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे आपका तरीका थोड़ा आप मोल्ड अराउंड करते हैं। यहाँ पे रादर देन जस्ट इंस्ट्रक्टिंग कि यू हैव टू डू इट लाइक दिस, आप उनके साथ बॉन्ड करके आप उनके साथ शेयर करते हैं कि दिस इज व्हाट वी प्लान टू डू। आप उनके लेवल पे आके समझते हैं। जैसे मैं तो पूरी जेंजी की टीम है, तो अब मैं उनसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि आप 5 बजे यू नो ऑल ऑफ यू बी अवेलेबल इन ऑफिस, और रात को कोई पैकअप नहीं करेगा जब तक काम नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, और इसी को फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं कि आपको जहाँ जिस सराउंडिंग में है उनके अकॉर्डिंग कैसे उनसे फाइनली काम उन्हें भी करना है, तो वो कैसे करें। आप उनके साथ उनका विजन, उनके चैलेंजेस समझिए, उनको एक विजन दीजिए, अंडरस्टैंड देयर कंस्ट्रेंट्स, उनको एक पॉजिटिवली मोटिवेट करिए। बिकॉज सी राहुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है, जो हमारी इनिशियली ट्रेनिंग होती है ना फौज में, वो एक ऐसी ग्रूमिंग आपकी बन जाती है, वो एक ऐसा माइंडसेट बन जाता है कि वो, जैसे अगर मैं अपने केस में बोलूँ, वो 1.5 साल वो ऐसी कंडीशनिंग हो गई होती है ना कि आपको पता है कि आपको सर्विस के लिए कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट या कॉल आए, यू विल बी देयर। आप घंटे नहीं चेक करेंगे, आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। और वही अगर हम एक सिविल उसमें बात करें, तो समबडी जो फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज है, जिसने अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे ज्वाइन किया है किसी कंपनी में, हैज़ अ कंफर्टेबल लाइफ, तो वो भी अनफेयर है। आप उससे सडनली नहीं एक्सपेक्ट कर सकते उतना कि वो सेम डिसिप्लिन। तो अगर मैं वो माइंडसेट लेके वहाँ जाती तो मुझे डिफ़िकल्टी आती। तो मैंने पहले तो वो अनलर्न किया कि ये अभी नई जनरेशन है, इन्होंने वो ट्रेनिंग नहीं करी, इनको मुझे ये बड़ा बढ़िया वर्ड मैंने पहली बार सुना है, अनलर्न करना। वो अनलर्न करके मैंने उनके तरीके समझे कि कैसे मैं उनको रीच आउट करके उनका ट्रस्ट विन कर सकूं, कैसे उनको समझा सकूं कि व्हाट इज द विजन आई एम ट्राइंग टू गिव देम, कैसे मैं उनको सिर्फ एक टास्क नहीं अकम्प्लिश करना है, कैसे मैं उनको लीडरशिप या लाइफ लेसन्स सिखाना चाह रही हूँ। जितना आप काम सक्सेसफुली खुद करने का एक मोटिवेशन लाएंगे, आपको लाइफ में कभी किसी और के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इट इज़ वेरी डिफरेंट, बट मैं दोनों जगह पे एक बहुत ही सिंसेरिटी और जिसे बोलते हैं हार्ड वर्क कैन नॉट बी नेगोशिएटेड कहीं पे भी। बस तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है दोनों जगह। वहाँ ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे टीम वर्क, स्पिरिट, टीम स्पिरिट रखना है ना, मोटिवेशन, वो करके करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, आज की जनरेशन की जो गर्ल्स आपकी तरह विंग कमांडर बनना चाहती हैं, देश की सेवा करना चाहती है, उनको क्या रोड मैप देना चाहेंगे? क्या ग्रेजुएशन के बाद इसकी जर्नी शुरू होती है, कैसे होती है, थोड़ा सा आइडिया दीजिए। पहली चीज़ तो आई थिंक मैं तो सबको यही मोटिवेट करना चाहूँगी कि सर्व योर कंट्री, इससे नोबल मतलब और कोई कॉज नहीं है। अपने देश के लिए डेफिनेटली डेडिकेट योर लाइफ, और फौज मेरे अकॉर्डिंग इट इज़ अ वेरी, मैं तो प्लस ही बोलूँगी, इट इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन। मुझे अभी कोई वापस भेजे, अभी मैंने इतने प्रोफेशंस, मैं फिर से यही पाथ चूज़ करूँगी। क्या बात, जबकि ये बहुत डिफिकल्ट रहा है, बट ये बहुत मीनिंगफुल और वर्थ इट है। रात को जब आप सोते हैं, आप एक बहुत चैन की नींद से सोते हैं कि आप अपनी लाइफ, बहुत प्राइड और एक पर्पस फील होता है। राहुल, आप काम बहुत कर लेंगे, बट एक जो आपकी मीनिंग बोलते हैं ना, एक लाइफ का पर्पस होता है, वो आपको मिलता है जब आप वो यूनिफॉर्म पहन के आप अपने देश की सेवा में अपनी लाइफ डेडिकेट करते हैं। तो वो एक जो सुकून मिलता है ना कि एक देश के लिए नहीं जिए तो क्या जिए, वो फीलिंग, मतलब, एंड आई एम वेरी हैप्पी अगर आजकल की गर्ल्स भी ये वाला माइंडसेट रखें, ये वाला एम्बिशन रखें, एंड इंस्पायर हों कि वो भी एक लाइफ लीड करे पर्पस वाला। तरीके आजकल ऑप्शंस बहुत खुल गए हैं, अनलाइक अ लिटिल 10-15 साल पहले। आजकल आई थिंक AI का ज़माना है, राइट। मैं जितना भी सिखा दूँ
एवरीबडी नोज आपके बहुत तरीके, आप तो एनडीए में भी आप जा सकते हैं, आप सीडीएस के थ्रू जा सकते हैं, आप एफकैट का एग्जाम दे सकते हैं, आप टेक्निकल एंट्री, एनसीसी में सी सर्टिफिकेट, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। फ्लाइंग के मैंडेट्स होते हैं, आपका बस +2 में आपके पास मैथ्स एंड फिजिक्स मैंडेटरी है। सो ये कुछ मैंडेट्स हैं जो कि हमारी साइट्स पे अवेलेबल हैं, बट आप जो भी रास्ता चुनते हैं, चाहे आप इमीडिएटली 12th के बाद आप एनडीए के थ्रू जाना चाहते हैं, या आप ग्रेजुएशन, आपको सिंपल एक 60% है आपका मिनिमम क्राइटेरिया, या अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको एज अ टेक्निकल ऑफिसर जाना है, या आपको एनसीसी के थ्रू जाना है, तरीके आपके पास, आई थिंक मोड्स बहुत सारे हैं जाने के, बट आपका एक वो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि हार्डवर्क और एफर्ट्स की यहाँ पे कमी नहीं होनी चाहिए। एक जो इंटेग्रिटी वाली फीलिंग है वो आप में होनी चाहिए कि जो भी कर रहे हैं पूरे मन से, पूरी ईमानदारी के साथ करें, और बाद में कंप्लेन और क्रिब वाली वो ना रखें, बिकॉज ये जर्नी डिफिकल्ट है, बिकॉज ये प्रोफेशन ऐसा है कि यहाँ पे आपको डिलीवर करने के लिए ये डिफिकल्ट जर्नी लेनी ही पड़ेगी। अभी हाल के दिनों में देखने को मिला है कि जितने भी कंट्रीज के बीच में वॉर शुरू हुआ है, ड्रोन अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्या ड्रोन्स के आने के बाद से ये बैठे बैठे ड्रोन लेकर जा रहे हैं और उस लैट लॉन्ग को सेट करके वहाँ पे फायर कर दे रहे हैं, बम से कार को उड़ा दे रहे हैं, बिल्डिंग को उड़ा दे रहे हैं। अभी जुमेरा टावर में इतने ब्लास्ट कर दिए ईरान ने, दुबई में। तो एयरफोर्स का रोल ऐसा लगता है बहुत ही इनसिग्निफिकेंट नहीं होने लग गया अगर ड्रोन से ही काम होने लग जाए तो। बड़े अगर, और यहीं से जब आप बोल रहे हैं कि मिसाइल यहीं से दाग दे रहे हैं, तो फिर एयरफोर्स का रोल कितना रह जाता है? तो राहुल, इसमें समझना पड़ेगा हमें कि आजकल जो एक, हम किसी भी एयरफोर्स की बात करें, अपनी भी एयरफोर्स की बात करें, जो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो ऑब्वियसली इज़ वेरी मच देयर। एंड ड्रोन ने ऑफकोर्स आपकी रीच एंड प्रिसिशन ये ऑफकोर्स इंक्रीज किया है, बट आप कितना भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाएं, आप कितने भी लेटेस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट ले आएं, वो आपके फोर्सेस को रीएनफोर्स कर रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। बिकॉज इन हर एडवांसमेंट्स में या लेटेस्ट मॉडर्न वेपन्स, चाहे आप जहाज ला रहे हैं, ड्रोन्स ला रहे हैं, एडीए इक्विपमेंट्स लेके आ रहे हैं, एक जो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है वो हमेशा एक ह्यूमन फैक्टर रहता है। इट इज समबडी इन अ यूनिफॉर्म हु इज ऑपरेटिंग इट, एंड इट इज दैट ह्यूमन माइंड, that person in uniform who's deciding when, where, what target, that button has to be pressed. तो यहाँ पे एयरफोर्स के पायलट की लाइफ भी बच रही है, बिल्कुल, ड्रोन से जब अटैक कर रहे हैं तो, और रडार से भी बच रहे हैं क्योंकि लो हाइट पे भी आप ड्रोन को उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट भी बच रही है, आपके पायलट की लाइफ भी सेव हो रही है। अगेन आप इसको कंप्लीटली, मोस्ट ऑफ द वॉरफेयर दीज डेज विल बी विद ड्रोन्स, बट दैट कैन नेवर रिप्लेस योर कन्वेंशनल वॉरफेयर ऑल्सो। इफ यू टॉक ऑफ अ हाइब्रिड सिनेरियो, ड्रोन्स इज वेरी मच रीएनफोर्सिंग आपकी एयरफोर्स को, बट आप एक कन्वेंशनल पायलट का रोल कभी भी नहीं हटा सकते उससे। फुल फ्लेजेड वॉर की अगर आप बात करें, सो लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, येस ड्रोन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस। जो आपके लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं एनिमी टेरिटरी में जाके, वहाँ डेफिनेटली ड्रोन्स बहुत हेल्पफुल रहेगा, इनफैक्ट फुल फ्लेजेड वॉर में भी। बट एक जो पायलट का रोल है वो एयरफोर्स में कितना भी हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाएं, वो रिप्लेस नहीं हो सकता, वो एनहांस हो सकता है, वो आपको एक्सेंचुएट कर सकता है। बट अगर आप सिर्फ एक ड्रोन टेक्नोलॉजी पे सोच रहे हैं कि पायलट्स को नेगेट करके, और इनफैक्ट जो ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहे हैं वो भी पायलट्स हैं। करेक्ट। सो इट्स जस्ट रीएनफोर्सिंग। एंड येस, आजकल मॉडर्न वॉरफेयर जो हम बोल रहे हैं उसमें एक कन्वेंशनल वॉरफेयर होता था पहले, जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट या फिजिकली एनिमी टेरिटरी में जा रहे हैं, वो ऑफ कोर्स आजकल थोड़ा लिमिट हो गया है विद द एडवांसमेंट इन द रीच दैट वी आर गेटिंग। सो पायलट का रोल विल ऑलवेज स्टे वेरी रेलेवेंट हियर। मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा इस पॉडकास्ट का कि कॉर्पोरेट लाइफ में आने के बाद जो आपने एयरफोर्स में जो ट्रेनिंग ली, जो डिसिप्लिन की भावना सीखी आपने, तो वो आपको किस तरीके से मदद कर रहा है यहाँ पे आपके करियर में? जो आपकी बेसिक कोर वैल्यूज़ हैं जो आपने ट्रेनिंग में या पूरे अपने सर्विस में सीखी है, मेन इज़ योर हार्ड वर्क, योर रेजिलियंस एंड योर इंटीग्रिटी। ये तीनों जो आप क्वालिटीज़ डेवलप कर लेते हैं, आप चाहे कॉर्पोरेट में या आप किसी भी प्रोफेशन में जाइए, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू कीप यू वेरी ग्राउंडेड। ये आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा हार्ड वर्क करने का, और ये आपको हमेशा सिखाता रहेगा कि हार्ड वर्क का तो कोई ऑल्टरनेट रूट है नहीं। तो जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उसको पूरी शिद्दत से अपना पूरा हार्ट एंड सोल डाल के करिए। वर्शिप योर वर्क, देयर आर नो शॉर्टकट्स देयर। तो पूरी जान डाल के काम करिए, जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में है, उसको पूरे प्यार से और पूरी शिद्दत के साथ परस्यू करिए। तो आई थिंक आपके लिए कोई भी प्रोफेशन डिफिकल्ट नहीं है। बहुत बहुत थैंक यू मैम, आपने जो मैसेजेस दिए हैं, आई एम श्योर कि आज की जनरेशन को, जेनजीज को प्रभावित करें, देश सेवा के लिए जगाए
और डेडिकेशन और डिसिप्लिन को लेते हुए अपनी जर्नी को वो भी आपकी तरह शाइनिंग बना सके. Thank you. Thank you so much. Thank you for being at the Rahul Ranjan Show. Thanks a lot, Rahul. It was a wonderful show. I had a really good time. थैंक यू. तो हमने बात की विंग कमांडर अंजलि राठी जी से और हमने देखा कि एक आर्मी, एक इंडियन एयरफोर्स, एक हेलीकॉप्टर पायलट की लाइफ कैसी होती है, किस किस प्रकार की विषम परिस्थितियों का सामना ये करते हैं और उनकी ट्रेनिंग में जो डिसिप्लिन की भावना, जो करेज की भावना डाली जाती है, वो लाइफ में ना किसी भी लेवल पे आप जाते हैं ये काम आती है. तो आज के यूथ को जो भी एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको रास्ता दे दिया है मैम ने कि आप 12th के बाद एनडीए के जरिए जाना चाहते हैं या ग्रेजुएशन करने के बाद सीडीएस के जरिए जाना चाहते हैं या कई अलग अलग रूट्स हैं. किसी भी रूट से जाइए, देश की सेवा का भावना रखिए. लाइफ में अगर डिसिप्लिन टफ नहीं लगता है, हार्डवर्क टफ नहीं लगता है, तो यू कैन श्योरली ज्वाइन इंडियन आर्मी. आई होप आपको ये एपिसोड बढ़िया लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि इस एपिसोड में आपको सबसे पावरफुल लेसन क्या लगा. मैं हूं राहुल रंजन सिंह एंड दिस इज द राहुल रंजन शो. मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में नए गेस्ट के साथ, नए इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन के साथ. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग. जय हिंद, जय भारत.